फिजिक्स में दो भाग में बांटे हैं रिवीजन के लिए। पहला भाग है प्रकाश। प्रकाश में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सबको एक वीडियो में कवर करेंगे। देखिए ये सब है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको डिफिनेशन इस वीडियो में रिवीजन करेंगे, बल्कि समझेंगे और याद करेंगे। आपको इस वीडियो में सबको याद हो जाएगा। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि एक एक क्वेश्चन को कवर किए हैं लाइट में, यानी प्रकाश में। प्रकाश में जैसे में प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है ना, परावर्तन माने दर्पण हो गया, अपवर्तन माने लेंस हो गया, उसके बाद मानव नेत्र हो गया, और उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। और अगला जो इसका वीडियो पार्ट 2 आएगा जिसमें करंट रहेगा, तो करंट में एक मतलब एक वीडियो में कवर होगा पूरा करंट और मैग्नेटिक का पूरा 10th क्लास का। और फिर 12th का भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कलेक्शन क्वेश्चन होगा। तो एग्जाम से पहले आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पर देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। जैसे प्रकाश का परावर्तन, आपका पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखिए यहाँ पर स्पेस है और इस स्पेस में हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए ये दर्पण है, प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है, दो नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो इसको बोलेंगे कि दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। क्या होता है? दो गो। सब लोग एक साथ बोलना है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो नियम। चलिए दो नियम। तो चलिए यहाँ से किरण आता है, ये समतल दर्पण है। कौन दर्पण? समतल दर्पण। चलिए बाबू, समतल दर्पण हो गया, यानी इसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। अब इस समतल दर्पण में आपतित किरण आता है और ये लौट के जाता है। आपतित किरण, आई परावर्तित किरण, आई आपतन बिंदु है जिस पर डाला गया अभिलंब होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए एक ही समतल में है, तो यही ध्यान देना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो नियम। के नियम दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, दोनों तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए तीनों एक ही समतल हुआ ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब होता है। तो अभिलंब तो तीनों एक ही समतल में हुआ, ये पहला नियम हो गया। अब कहेंगे दूसरा नियम क्या होता है? तो आपतन कोण, यार है ना, तो आपतन कोण बना रहा है एंगल, तो आपतन कोण मान ली कि 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, है ना। आइए इधर वाला 45, इधर वाला 45, तो 180 होगा, 180। तो देखिए ये वाला जो हो गया दूसरा, तो आपतन कोण माने आई और आर बराबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम? दो नियम। वैसे ही सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। बारी बारी से इस सभी क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और आपका इसी वीडियो में सब याद होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का होगा। और इतना एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होता है कि 1 घंटा के मूवी देख सकते हैं और वीडियो नहीं देख सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स लाएं फिजिक्स में, तो आपको देखना अनिवार्य है। और फिजिक्स वो चैप्टर है जो आप साइंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और याद भी अच्छा होगा। तो चलिए दूसरा, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार आप जानते हैं, दर्पण दो प्रकार के होता है। दर्पण के प्रकार के दो प्रकार के, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण, समतल दर्पण। चलिए एकदम विस्तार से, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, कौन कौन? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार के दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण का कोई यहाँ पर प्रकार नहीं है। तो चलिए गोलीय दर्पण का उपयोग, गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सब एक साथ, मतलब ये नहीं कि जोर जोर से, मतलब इतना मीडियम में, है ना। तो देखिए दर्पण तो दो भाग में बांट दिए थे। अब अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? हजामती बनाने में। कहाँ किया जाता है? हजामती बनाने में, सोलर कुकर में, और रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि को जांच करने में। यानी रोगियों को डॉक्टर ऐसा लगा करके रखता है और ऐसे दिखता है, तो नाक कान गला के अंदर कुछ फंस रहा था तो उसको इलाज करने में वो लाइट को अंदर ले जाता है, ठीक है। तो उसके में, ठीक है, अवतल का उपयोग कहाँ? हजामती बनाने में, रोगियों को नाक कान गला इत्यादि को जांच करने में, सोलर कुकर में, है ना, और हेडलाइट के रूप में होता है ना। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तब गाड़ी जो होता है, जो मोटर गाड़ी होता है, उसके साइड मिरर में दर्पण के रूप में किया जाता है। और हाइलोजन लैंप, उत्तल दर्पण का उपयोग हाइलोजन लैंप, सोडियम लैंप और सड़क के किनारे लगे परावर्तक के रूप में, बत्तियों के परावर्तक के रूप में किया जाता है। सोडियम लैंप, हाइलोजन लैंप और साइड मिरर, और कहाँ?
सड़क के किनारे लगे बत्तियों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ देखिएगा, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग बहुमूर्ति बनाने में, सजने संवरने में, पेरियोस्कोप में, बहुमूर्ति बनाने में, है ना। अब इसका देखेंगे समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता, बारी बारी से सब क्वेश्चन को देखेंगे। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगा कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक किसको कहते हैं? जो पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे इमेज बन रहा है यहाँ पर, तो इसको पर्दा पर निकाल सकते हैं। लेकिन जो ये दर्पण में बनता है, जिसमें आईना में मुंह देखते हो, उसमें देखते हो, तो उसमें क्या पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं? उसको अंदर ही बनेगा, तो वो काल्पनिक हो गया। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर होता है, और वस्तु के बराबर होता है। अब पार्श्विक रूप से, कौन रूप से? पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा। ये सब प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उनमें लिखना है कि पहला क्या होगा? समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, दूसरा घरों को सजाने में, पेरियोस्कोप में, है ना, और क्या होगा? बहुमूर्ति बनाने में होगा। आई में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगा? ये तो समतल दर्पण का उपयोग अभी बताएं। आई समतल दर्पण का बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर। जितना बड़ा मुंह रहेगा उतना ही बड़ा मुंह दिखाएगा। ये नहीं कि नकवा मुंह झक जाएगा नकवा से, ऐसा नहीं होगा, समझे ना। हाँ, कोई नकवा से मुंह झक जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समझा रहा ना। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता पार्श्विक रूप से, यानी पार्श्व रूप से या पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा का मतलब कि अगर आईना में देख करके दाहिना हाथ से खाएगा ना, तो उसमें बामा हाथ से दिखेगा। बात समझ रहा ना? कौन हाथ से दिखेगा? बामा हाथ से दिखेगा। तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे? पार्श्विक रूप से उल्टा कहेंगे। ठीक है। और लेंस का प्रकार, और लेंस क्या प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। अब यहाँ पर देखेंगे लेंस का प्रकार। तो लेंस का प्रकार क्या प्रकार के होता है? दो प्रकार के। कौन? गोलीय लेंस, गोलीय लेंस, और उसके बाद समतल लेंस, या कांच की प्लेट भी इसको कह सकते हैं, है ना। तो गोलीय लेंस के प्रकार का होता है? मुख्य रूप से अभियोतल समयोतल सब होता है, लेकिन उतना हम लोग का पढ़ना नहीं है। हम लोग एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं, डिटेल में नहीं। तो गोलीय लेंस में क्या होगा? दो प्रकार के, एक होगा अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और अवतल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। कैसा बनेगा? इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? इसमें, लेकिन इसमें एक जगह काल्पनिक भी बनता है, इसमें एक जगह काल्पनिक भी बनता है। इसका फिगर कैसा होगा? तो इसका फिगर ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। इसमें कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये कौन हो गया? अवतल हो गया। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये F1 F2 और C1 C2। इनमें दो लेंस में दो फोकस दो पकड़ता त्रिज्या, लेंस में दो फोकस दो पकड़ता त्रिज्या। ये एक्स वाई प्रधान अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स वाई प्रधान अक्ष हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर लेंस दो प्रकार का हो गया, समझ में आया ना। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अधिकांशतः वास्तविक बनते हैं और एक जगह काल्पनिक बनते हैं। डिटेल वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए, है ना, ऐसे 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 तो दिखता, दिख रहा है। चलिए सब लोग का आवाज आना चाहिए। एगो टे एगो में एगो भे ना। देखिए यहाँ पर इसमें ऑल टू ऑल काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। इसमें क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। तो बउआ इसमें काल्पनिक, इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों। क्लियर है? अब ये लेंस का उपयोग ज्यादातर नहीं पूछता है, देखना है देख लीजिए, बोर्ड के हिसाब से चलना है ना, बोर्ड के हिसाब से। नीचे देखते हैं तो अंधरू लगते हैं। बोर्ड में जाना, लिखे ला कहेगा, अपन कॉपी पर लिख देना, दूसरे के कॉपी पर, फिर अदला बदली कर लेना, है ना। चलो मजा आ जाएगा, नंबर मिलेगा भर भर के, एक कटौती, है ना। कहना मास्टर नंबर दे देना। चलो इधर ध्यान से, लेंस का प्रकार हो गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग। तो बताइए, नहीं बताइएगा? देखिए लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में किया जाता है, हस्तरेखा देखने में किया जाता है, हाथ की रेखा देखने में, है ना। पंडित जी करते हैं, अगर किसी को हाथ की रेखा दिखवाना है
मतलब हाथ की रेखा दिखाने का मतलब समझ रहे हैं? हाथ की रेखा दिखाने का मतलब हुआ कि किसी को शादी ब्याह का दिक्कत हो रहा है, ऐसे हमको दिक्कत हो, छोड़िए क्या है ना कि लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन में कोई कुछ नहीं करता है, छोड़िए ये सब बात करते हैं। एग्जाम वाला है ना, एग्जाम में देखा जाएगा, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा वही काफ़ी है कि नहीं? फिर अगला जो वीडियो डालने वाले हैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस कांच की प्लेट को बिना छूकर कैसे पहचानेंगे? बिना छूकर के मतलब नहीं समझे, माने बिना छूले पहचानना है। तब बताइए कि उत्तल लेंस ऐसे ना, अवतल लेंस ऐसे ना, और कांच की प्लेट ऐसे ना, तो एकरा के पास ये उत्तल हो गया है ना, उत्तल माने उठल है तो उत्तल, आई हो गया अवतल, आई हो गया कांच के प्लेट, है ना। तो इसको बिना छू करके कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे पहचानेंगे कि कोई वस्तु को धीरे धीरे प्रत्येक लेंस के पास ले जाएंगे और धीरे धीरे दूर हटाएंगे। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के अगर बराबर रहेगा, कोई में सभी के प्रत्येक लेंस के पास ले जाएंगे, कोई वस्तु को धीरे धीरे ले जाएंगे फिर या धीरे धीरे दूर हटाएंगे। अगर बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो तो वो कांच की प्लेट होगा। यदि बना प्रतिबिंब लेंस में वस्तु से बड़ा हो तो उत्तल लेंस होगा। यदि बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो तो यह अवतल लेंस होगा। क्लियर है? फिर से, अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब किसी लेंस के सामने ले जाते हैं, धीरे धीरे दूर हटाते हैं, तो बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो तो कौन सी होगा? उत्तल। अब बना प्रतिबिंब लेंस में अगर वस्तु से छोटा हो तो अवतल, अगर बराबर हो तो कांच। ठीक है, चलिए अभी हो गया, गड़बड़ नहीं मतलब सही हो गया, गुड हो गया। उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की प्लेट को छूकर कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए आंसर में लिखेंगे कि इसे पहचानने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को, अंगुलियों को प्रत्येक लेंस के पास ले जाते हैं और उसको स्पर्श करते हैं। माने स्पर्श करना का मतलब छूना। प्रत्येक लेंस को स्पर्श करते हैं उसका सतह पर, और यदि उसका सतह उठा हुआ है तो उत्तल, धंसा हुआ है तो अवतल, और बराबर है तो कांच की प्लेट होगा। इस तरह उसमें आंसर लिखेंगे। चलिए अगला है अवतल उत्तल हो गया। अब यहाँ चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन। परावर्तन तो हम लोग देखिए लिए हैं, है कि नहीं? प्रकाश का अपवर्तन, चलिए प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए जी, अपवर्तन कहाँ पर होता है? मिठू लोग देखना है ध्यान से, ठीक है? ध्यान पूर्वक देखना, ध्यान से देखना है। बको ध्यानम कात्यष्टा अल्पाहारी कुक्ता निद्रा। इसको स्टूडेंट का लक्षण आप लोग में नहीं दिखता है, अब खाली चश्मा पहने वाला लक्षण दिखता है। देखिए जी, यह अभिलंब होता है, अभिलंब, जिसको नॉर्मल कहते हैं। ये आपतित किरण है, आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। आइए अपवर्तित किरण, ठीक है? तो अपवर्तित किरण है। तो देखिए इसमें कहता है प्रकाश के अपवर्तन में कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। फिर से समझिएगा मित्रों, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, आपतित किरण, अपवर्तित हो रहा है, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन चल गया ऐसे, क्योंकि पानी में गया ना तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे नहीं, अड़ते उड़ते आया तो ये अभिलंब की ओर सट गया, इधर सट गया, है ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों एक ही समतलवा में होता है। ये अंदर पानी है जी, पानी है, वाटर है, ये हवा है, ठीक है? हवा जिसको वायु कहते हैं, वायु, ठीक है? हाँ, आप समझिएगा। दूसरा, ये पहला तो हो गया। दूसरा कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आई अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं। अब आते हैं मानव नेत्र। क्या आते हैं? मानव नेत्र। देखिएगा ध्यान से, मानव नेत्र पर हम लोग चलेंगे। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र का विशेषता क्या होता है? शुरू से चलते हैं। मानव नेत्र को पारते हैं धक ना, चलिए धक पारते हैं। इसको ऐसे लीजिए और ऐसे कीजिए, ऐसे लीजिए और ऐसे कीजिए। देखिए मानव नेत्र का पहला परत पड़ गया, जिसको स्क्लेरेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरेटिक्स माने उसको अगर दूसरा हिंदी में नाम बोले तो दृष्टि पटल सहित कहा जाता है ना। एगो रक्त पटल, एगो दृष्टि पटल, एगो दृष्टि पटल होता है रेटिना वाला, है ना। रक्त पटल, श्वेत पटल, दृष्टि पटल, है ना।
स्क्लेरोटिक्स रेटिना कोराइड, है ना, स्क्लेरोटिक्स कोराइड रेटिना, स्क्लेरोटिक्स कोराइड रेटिना। अब यहाँ पर देखिएगा बउआ, ए बाबू देखा इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो हुआ ना ऐसे, इसको स्क्लेरोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक्स कहते हैं। यह स्क्लेरोटिक्स हो गया बा, कुछ हो गया बा, स्क्लेरोटिक्स, है ना। ये आँखवा वाला अंदर वाला भाग ही हुआ, आई बाहर निकल रहता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। कुछ कहते हैं कॉर्निया, कॉर्निया नहीं, कॉर्निया नहीं, कॉर्निया, कुछ है कॉर्निया, ठीक है। अभी दूसरा पटल ऐसे, पटल नहीं है, ये दूसरा परत, चलिए ये हो गया। अब यहाँ से ना ऐसे एगो परत बनता है एक और, इसको रेटिना कहत हैं, ठीक है, इसको रेटिना कहते हैं। अब देखिएगा कि कैसे कैसे बनाता है इसको, देखिए तो ऐसे ऐसे हो गया ना, कुछ अजीब सा लग रहा है, लगेगा अजीब, बनाए हैं गजीब तो लगेगा अजीब, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ऐसे करके ऐसे, ये वाला हो जाएगा ऐसे, देखिए ये लेंस हो गया, जो आँखों में लगा रहता है ना, ये आँख में लगा रहता है, उसको लेंस कहते हैं ना, लेंस, समझे कि नहीं? चलिए आप लोग समझदार हैं जी, ठीक है, समझदार हैं, हम समझते हैं कि समझदार हैं। देखिए कैसे फिगर बना, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये जो मानव नेत्र है, इसमें बारी बारी से देखेंगे और इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले सी ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ से खींच देंगे, बन जाएगा। एक रफ फिर दोबारा ऐसे कर देंगे ना, तो बन जाएगा, ठीक है। देखिए पहला जो परत होता है ये वाला, ये वही वाला परतवा है दोनों, तो इसको स्क्लेरोटिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्लेरोटिक्स। क्या कहेंगे? स्क्लेरोटिक्स। आई दूसरा परत को क्या कहेंगे? कोराइड। यह गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। उसके बाद ये जो आता है लास्ट वाला परत, ये जो लास्ट वाला इसमें देख रहे हैं वो दोनों टाइप, तो ये रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है, ठीक है ना। वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो देखिए शुरू से देखिए, ये कौन सी है? ये वाला ये अंध बिंदु है। ये क्या होता है? क्षर और शंकु पाया जाता है, दो तंतु, क्षर और शंकु, जिसको कलर ब्लाइंड कहते हैं, वहीं से जांच होता है, ठीक है ना। किसी जॉब होता है तो कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। देखिए रेटिना है, तो रेटिना देखिए, यहाँ रेटिना के मध्य में एक पीत बिंदु होता है। कुछ होता है पीत बिंदु, इसको बउआ ये कहते हैं सिलियरी मांस पेशियां। इसको क्या कहते हैं? जो लेंस को पकड़ ले रहता है उसको क्या कहते हैं? सिलियरी मांस पेशियां। इसको देखिए ये आंखवा जो ऐसे खिंचा निकलता है, और उसको जानते हो कुछ होता है आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। ये जो आगे वाला भाग है ना, जो उठा रहता है, आगे दिखता है काला उजला, तो उसको भाग को अंदर वाला जो प्रवेश करता है वो कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है। कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी बीच वाला भाग होता है, जो कॉर्निया होता है पारदर्शी, तो प्रकाश जाता है। और वैसे कोई हो जाता है सीडो ना, जिसको मोतियाबिंद कहते हो। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो जाता है तो उसको फिर प्रकाश नहीं जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे इसको याद करेंगे, ठीक है। तो इसको मानव नेत्र को सबसे पहला परत स्क्लेरोटिक्स होता है। इसके ठीक नीचे वाला परत को गहरे भूरे रंग का होता है, जिसे कोराइड कहते हैं। और यह आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है डायफ्राम के रूप में। डायफ्राम माने सिकुड़ना और फैलना। तो ये जो एक भाग होता है जिसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां, जो नेत्र गोलक में नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। देखो लटकीले है, तो लटकीले है कौन? सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां। और आइरिस, तो आइरिस क्या है? ये जो डायफ्राम के रूप में दो भाग में बटा था, तो एक तो ये हो गया, आई आइरिस हो गया, जो कूड़ा कचरा को अंदर से आंख में से निकालता है, आइरिस। आई कॉर्निया, जो प्रकाश अंदर ले जाता है। तीसरा परत क्या होता है? रेटिना होता है। तीसरा क्या होता है? रेटिना होता है, जिस पर किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसको अंध बिंदु कहते हैं, इसको पीत बिंदु का। तो इस तरह क्या हो गया? मानव नेत्र का वर्णन हो गया। मानव नेत्र में दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष जब आदमी को नहीं सूझता है, नहीं दिखता है, तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं। जब नेत्र निकट या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। जब नेत्र निकट या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है? तो दृष्टि दोष कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता का दोष, जरा दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता का दोष। ये 4 दृष्टि दोष होते हैं। आज चारों को क्वेश्चन यहाँ पर 2 शामिल किए हैं और 2 ऐसे ही बता देंगे। तो दूर दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष
दूर दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष वैसा दोष जिसमें नेत्र दूर की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। इसे दूर करने के लिए, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष अबिंदुकता का दोष वीवीआई नहीं है उतना एग्जाम की दृष्टि से, और हालांकि इसका कारण रीजन भी पूछता है। तो जो हम अभी कवर कर रहे हैं रिवीजन, तो रिवीजन के जैसा, बाकी तो आपको डिटेल में है ही। तो समंजन क्षमता वैसी क्षमता, नेत्र की वैसी क्षमता जिसके कारण नेत्र का फोकस दूरी अपने आप घटते बढ़ते रहता है। जिससे कभी कभी रतौंधी हो जाता है। तो नहीं, रतौंधी हुआ जी? रतौंधी दिनौंधी, रतौंधी भी होता है, दिनौंधी भी होता है ना? अरे मतलब दिनौंधी नहीं होता, रतौंधी होता है। तो समंजन क्षमता के कारण होता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, बढ़ते घटते रहता है, माने अपने आप फोकस दूरी बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता नेत्र की वैसी क्षमता जिसके कारण नेत्र का फोकस दूरी अपने आप घटते बढ़ते रहता है। क्लियर है? अब यहाँ पर सूर्य उगते डूबते समय लाल क्यों दिखता है? सूर्य उगते या डूबते समय लाल क्यों दिखता है? सूर्य उगते या डूबते समय लाल इसलिए दिखते हैं कि सूर्य उगते समय बहुत ही पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर रहता है और उसमें सूर्य के प्रकाश से निकलने वाला जो किरण होता है उसमें लाल रंग होता है और लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है और उस वेवलेंथ के कारण वह प्रकाश दिखता है और सबका वेवलेंथ कम होता है, इसीलिए उसको पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। इसीलिए सूरज उगते या डूबते समय लाल दिखता है। लाल का वेवलेंथ होता है 7500 एंगस्ट्रम, यानी लगभग अप्रॉक्स किसी किताब में देखिएगा कि 6300 से 7500 देगा और किसी में 6300 से 7800 एंगस्ट्रम देगा। ठीक है? और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। क्या होता है? 1 मीटर बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो सूर्य उगते समय या डूबते समय लाल क्यों दिखता है? तो लाल रंग का प्रकाश जो होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इस चलते सूरज दूरी रहने पर और सब वेवलेंथ नहीं पहुंच पाता है और सब वर्णों का जो वेवलेंथ होता है कम के कारण उधर ही रह जाता है और उतना समय में वह लाल का वर्ण जो होता है, लाल वर्ण होता है, वो पृथ्वी तक पहुंचने में कामयाब होता है। इसीलिए उगते और डूबते समय क्या होता है? यानी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण। ठीक है? लाल यहाँ पर आकाश नीला क्यों दिखता है ना? तो आकाश नीला क्यों दिखता है? तो जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, ध्यान से सुनना है, जब सूर्य का प्रकाश, आकाश नीला क्यों दिखता है ये देखना है। तो जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल कण इत्यादि से टकराकर, किरण धूल कण इत्यादि से टकराकर और कुछ गैस मिश्रण होता है जिनके अणुओं से टकराकर नीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। गैस अणु से टकराकर नीला प्रकाश उत्सर्जित करता है जिसके कारण वह आकाश नीला दिखता है। यानी जैसा प्रकाश उत्सर्जन करेगा वैसे दिखेगा। उसके बाद तारा क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारा टिमटिमाना और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के उभयनिष्ठ है, मतलब कुछ कुछ रिवर्स है। तो चलिए, तारा क्यों टिमटिमाते हैं? तो जब सूर्य का प्रकाश जिस तरह वायुमंडल में प्रवेश करता है उसी तरह तारा का भी कुछ कुछ भाग प्रकाश जो है वो आता है। तो वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण कभी तारा का प्रकाश दिखता है कभी नहीं दिखता है, जिसके कारण वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? टिमटिमाना। अपवर्तन के मतलब क्या होता है? अपवर्तन के मतलब होता है कि जब प्रकाश प्रवेश करता है पृथ्वी के वायुमंडल में तो हवा चलते रहता है, ठंडी हवा और गर्म हवा। तो ठंडी हवा कहाँ रहेगा? नीचे, और गर्म हवा कहाँ रहेगा? ऊपर। तो ठंडी हवा और गर्म हवा की लहरें चलती रहती है जिसके कारण, जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए कि कोयला का जलता हुआ चूल्हा है, वहां पर आप उस साइड में रखा हुआ वस्तु रहेगा तो हिलते नजर आएगा, रहता है ना, हिलते। लुक में देखिएगा कि दूर का वस्तु हिलते नजर आएगा। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण, है ना। तो इसी के कारण, प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता? क्योंकि ग्रह में तारा के जैसा अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए वह प्रकाश को, दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है? तो लिखे हैं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है जिसके कारण वह नहीं टिमटिमाता है। प्रकीर्णन क्या है? तो जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल कण इत्यादि से टकराकर प्रकाश में हो जाता है, उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। फिर से, प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकीर्णन पर जब सूर्य के प्रकाश